वेलकम स्टूडेंट्स, हमने इवोल्यूशन की डार्विन की थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके साथ हमने ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी भी पढ़ ली और बाद में हमने देखा कि अगर हम डार्विन की थ्योरी और ह्यूगो डिवरीज की जो थ्योरी है उसको मिक्स करते हैं जेनेटिक्स के साथ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ, मेंडल्स के लॉ के साथ मिक्स करते हैं और हम हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम के साथ उसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन की एक नई डेफिनेशन सामने आती है। और इवोल्यूशन की ये जो नई डेफिनेशन है बच्चों, इसे हम नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। और इस नई थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन इवॉल्विंग है, और अगर किसी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि वो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं हो रहे। बट इसका ऑपोजिट बिल्कुल डिफरेंट कि अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो वो पॉपुलेशन हमारी इवॉल्विंग होगी। एंड व्हाट आर द रीज़न, किन कारणों से किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक चेंजेस आते हैं, किसी पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए: नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। पिछला लेक्चर हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पर डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में हमने बात करी जेनेटिक ड्रिफ्ट पे कि अगर किसी भी कारण बाई चांस किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज में एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं तो हम उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर इवोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम, और क्योंकि अब हमारा ये सारा हमने पढ़ लिया है एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन आई थिंक हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर यू सो फार। अब तक सब कुछ हमने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इवोल्यूशन किन किन कारणों से होता है। बच्चों आगे अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब हमने थ्योरीज तो पढ़ ली है, हमारे लिए अब बड़ा आसान रहेगा एक थोड़ा सा पार्ट हमें और ब्रीफ पार्ट और स्टडी करना है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इस पार्ट में अब हमारे पास समझने लायक एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ रहा नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से बनते हैं, यानी आपसे सिर्फ कुछ चीज़ें आपको यहाँ मेमोराइज करनी है, याद करनी है और उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों डे बाई डे ऐसा होता जा रहा है कि जो पेपर आ रहे हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट्स बेस है, जहाँ आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। तो एनालिसिस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक जो हमने डार्विन पढ़ा, हमने जो ह्यूगो डिवरीज पढ़ा या जो नियो डार्विनिज्म पढ़ा, वो सारा एनालिसिस वाला पार्ट था। लेकिन इवोल्यूशन में से क्वेश्चन फैक्ट्स से भी आते हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मैंने आपके हेल्प के लिए एक आसान सा फ्लो चार्ट बना लिया है, एक टाइमलाइन बना ली है, ताकि इससे आपको ईजी वे में याद रख सकें आप इसे। सो लेट्स बिगिन विद द टाइमलाइन ऑफ द इवोल्यूशन की कब कब क्या क्या हुआ बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ देख लीजिए कि 200 मिलियन ईयर्स अगो या 2000 मिलियन ईयर्स अगो या 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो ये एक हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। पहले हमने कुछ और दिया है कि फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन अब वो भी हमारी बुक की लाइन है और ये भी हमारी बुक की लाइन है, तो हमें दोनों लाइन्स जो हैं वो याद रखनी है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड आपसे पूछा जाए कब आई है, तो आप जवाब दे देंगे 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ओके, 2 बिलियन ईयर्स अगो। देन उसके बाद लंबे समय तक इवोल्यूशन चलता रहा। उस पहली जो सेल बनी उससे प्रो यूकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, प्लांट्स की तरफ गए होंगे, कुछ प्लांट सेल्स बनी होगी, कुछ एनिमल सेल्स बनी होगी, एंड देन वी कम टू द 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो जब 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं तो बाय द टाइम इनवर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन तब तक हो चुका होगा। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इनवर्टिब्रेट्स वर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा 500 मिलियन ईयर्स अगो। देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, 350 मिलियन ईयर्स अगो, 150 साल 150 मिलियन ईयर्स और निकले, आगे बढ़े, और बच्चों जोलेस फिशेज इवॉल्व। तो ये एक अगला क्वेश्चन बनता है कि जोलेस फिशेज कब आई, 350 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद फिशेज का इवोल्यूशन शुरू हो गया। आगे बढ़ते गए, ये जो जॉलेस फिशेस थी इनसे हमारी जॉड फिशेस, कॉन्ट्रिक थी, बोनी फिशेस सारी बनने लगी। और बच्चों ध्यान दें, उसी समय फिशेस का एक और ग्रुप जो है वो इवॉल्व हुआ, और इन फिशेस को हम लोब फिन्ड फिशेस कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, सिलोकेंथ भी कहते हैं हम इनको, लेटिमेरिया भी कहते हैं, यहाँ लिखा है इनको लोब फिन फिशेस, क्योंकि इनके जो फिन्स थे उनमें बड़े बड़े लोब हुआ करते थे। एक जो दूसरा आज की जो मॉडर्न फिशेस है उनको हम रे फिन्ड फिशेस कहते हैं, लेकिन ये एक अलग ही ग्रुप है लोब फिन्ड फिशेस का। इनके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है बच्चों, जिस ग्रुप में हम इनको इंक्लूड करते हैं उसे हम क्रॉसोप्टेरिजाई ग्रुप कहते हैं। बच्चों हम ये मानकर चल रहे थे कि ये जो सिलोकेंथ फिशेज हैं, या जो इसको नाम दिया गया लेटिमेरिया, हम ये मान के चल रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है
और हमें ये भी पता था कि इनके जो लोब जैसे फिन्स थे, उन्हीं फिन्स में आगे जाके लिम्स डेवलप हुए। यानी कि जो एम्फीबियंस और टेट्रापोडा का इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, हम सब के एंसिस्टर यही सिलोकेंथ या लेटिमेरिया फिशेज मानी जाती है। बच्चों, हम मानकर चल रहे थे ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट इनको कंसिडर करते थे, और हमारे पास इनका काफ़ी सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, लेकिन कोई फिश हमारे पास लिविंग इसका स्पेसिमेन नहीं था। तो अंटिल 1938 इट वाज बिलीव्ड कि ये जो सिलोकेंथ फिशेज है, ये जो लेटिमेरिया फिशेज है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पर नहीं, 1938 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज़ के पास में। वहाँ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये जो फिश है, इसका एक स्पेसिमेन किसी एक मछुआरे की पकड़ में आया उसने। और देखिए कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि एक म्यूज़ियम का क्यूरेटर उस फिश मार्केट से गुजर रहा था और उसने इस मछली को वहाँ पर लाइव, मतलब लाइव इन द सेंस पकड़ा हुआ उसको वहाँ देखा कि मार के उसको लटका रखा था वहाँ पर। उसने पूछा मछली कहाँ से लाया हुआ है? उसने बोला मैं यहाँ से पकड़ के लाया। तो उसने फोटोग्राफ तो उस समय उसका नहीं ले पाया वो, आई डोंट थिंक उसके पास कैमरा रहा होगा, लेकिन उसने उसका पूरा ड्राइंग वगैरह बनाया उस म्यूज़ियम क्यूरेटर ने। और जो साइंटिस्ट हैं उनको आगे भेजा कि ये इस तरह का एक हमको रिकॉर्ड मिला है। तो पता चला कि ये सिलोकेंथ या लेटिमेरिया का ड्राइंग है पूरा का पूरा, और इस तरह की मछली जो कि वो तो साइंटिस्ट तो ये मानकर चल रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो चुकी, पर नहीं। फिर हमें 1938 में इसका फिर से एक लाइव स्पेसिमेन मिला। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि नो स्पेसिमेंस लेफ्ट विथ अस, हमारे पास कोई ऐसा इसका स्पेसिमेन नहीं है। पर बच्चों ये एक्चुअली भले ही बुक में लिखा हुआ है कि नो स्पेसिमेन लेफ्ट विथ अस, लेकिन वो जो मछली का फिश का रिकॉर्ड मिला 1938, उसके बाद रेगुलरली वहाँ पर विजिट होने लगी साइंटिस्ट की, नेचुरल हिस्टोरियंस की, और बाद में जाकर हमें इसके कई सारे और ये बाद में पकड़ में आई, और हमारे पास अब इसके काफ़ी सारे स्पेसिमेंस भी हैं। और एक और बात बताऊँ कि इसकी दूसरी स्पीशीज सिलोकेंथ लेटिमेरिया की, ये जो हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया वाला जो इलाका है, यहाँ के ओशियन में भी एक इसकी दूसरी स्पीशीज़ और मिली। तो अब हम इसको एक्सटिंक्ट नहीं मानते हैं। और जैसा कि बुक में लिखा हुआ है नो स्पेसिमेंस लेफ्ट विद अस, वो बात भी गलत है। अभी हमारे पास इसके काफ़ी सारे स्पेसिमेंस भी हैं, और ये फ्रिक्वेंटली अभी भी कभी कभी जो फिशरमैन होते हैं उनके नेट में ये मछली पकड़ में आ जाती है। एनीवे, ये तो स्टोरी हुई बच्चों सिलोकेंथ की, लेटिमेरिया की। याद रखें इन मछलियों की क्या खास बात थी। इन मछलियों की खास बात थी कि फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, इनके जो स्टाउट थे, मजबूत थे फिन्स, और स्ट्रॉन्ग थे, हम इन्हें लोब फिन्ड फिशेस कहते हैं। हाँ, इन्हीं में से कुछ मछलियाँ ऐसी थी, ये इन लेटिमेरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिलोकेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे इवॉल्व हुई आगे जाके कुछ एडवांस फिशेस, ऑफ कोर्स वो भी लोब फिन्ड फिशेज ही थे। दे मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, तो उनमें ये कैपेसिटी थी कि वो पानी से बाहर आ सकते थे और वापस पानी में जा सकते थे। तो इनके जो लोब फिन्स थे उनकी हेल्प से ये पानी के बाहर थोड़ा बहुत चल भी सकती थी। इवन जो हमारी डिप्नोई मछलियों का ग्रुप है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू दीज फिशेज। तो डिप्नोई जो लंग फिशेज हैं उनका भी इवोल्यूशन इसी से हुआ, और एम्फीबियंस और टेट्रापोड्स हैं उनका भी इवोल्यूशन इन्हीं सिलोकेंथ और लेटिमेरिया से हुआ। ओके, तो ये सारा, ये मछलियाँ किस समय पाई जाती थी? ये ऑफकोर्स उसी 350 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास ये एक्सटेंट थी, यानी उस समय ये वहाँ पर जीवित थी और समुद्र में ये पाई जाती थी। देन वी कम टू 320 मिलियन ईयर्स एगो। तब तक क्या हुआ बच्चों कि समुद्र में एल्गी के अलावा जो एडवांस प्लांट्स है उनका भी इवोल्यूशन होने लगा, सी वीड्स जिनको हम कहते हैं, और कुछ प्लांट जो हैं वो भी समुद्र में बनने लगे, और एट द सेम टाइम प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन पर भी आने लगे। तो ये जो प्लांट्स का लैंड का जो इन्वेजन था प्लांट्स का से, ये 320 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हो चुका था। लैंड वॉज फर्स्ट इन्वेडेड बाई प्लांट्स एंड देन एनिमल्स। तो ये तो ऑब्वियस है, हम भी जानते हैं कि ज़मीन पर पहले प्लांट्स आए और उसके बाद में जाकर एनिमल्स आए। फाइन, देन कम टू द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स जो चलते रहे। यहाँ देखिए मैंने टाइमलाइन नहीं लिखी है, मैंने लिखा है इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स क्या क्या होता रहा, यानी कि वापस ऊपर जा रहे हैं। 350 मिलियन ईयर्स के बाद का जो पीरियड था उसमें रेप्टाइल्स, क्योंकि एम्फीबियंस उन मछलियों से इवॉल्व हो चुके हैं, अब धीरे धीरे रेप्टिलिया का इवोल्यूशन शुरू हुआ। रेप्टाइल्स इवॉल्व और एट द सेम टाइम प्लांट्स में जाइंट फर्न्स इवॉल्व। यू कैन सी हियर बड़े बड़े फर्न जो हैं, टेरिडोफाइट जो हैं, वो लैंड पर इवॉल्व होने लगे। और बाद में जब जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ तो वो जो जाइंट फर्न्स जो थे, जो टेरिडोफाइट्स थे, वो सारे गिर पड़े। उस समय कुछ हो सकता है कोई कंडीशन भी हुई होगी अर्थ पे, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। पर वो जितने भी जाइंट फर्न्स थे दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट, वो सब गिर गए, डिस्ट्रॉय हो गए और ज़मीन में दब गए। क्या रीज़न रहे होंगे वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन आज के जो प्रेजेंट
कोल डिपॉजिट, ज़मीन में से जो कोयला निकल रहा है, इट इज़ बिलीव्ड कि उस समय के जो जाइंट फर्न्स जो ज़मीन पर गिरे थे, उन्हीं से हमारा आज का ये जो कोल डिपॉजिट्स बने। ओके, और ये सब कब हुआ? ये 250 आप मान लीजिए 320 से 100 मिलियन ईयर्स अगो के बीच की ये बात है। ओके, देन कम टू द 200 मिलियन ईयर्स अगो हम आते हैं बच्चों। यू सी हियर कि हमारे पास समथिंग 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टिलिया का तो जो इवोल्यूशन हो रहा था हमारा ऊपर, हमने देखा कि ये रेप्टाइल्स इवॉल्व हो रहे थे, साथ ही साथ फर्न्स भी इवॉल्व हो रहे थे। इन्हीं रेप्टाइल्स से आपके डायनासोर्स का भी इवोल्यूशन हुआ, और ये जो डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ ये समथिंग 200 मिलियन ईयर्स एगो हुआ। आप जानते हैं जुरासिक पीरियड की बात है ये। और उस समय कुछ डायनासोर्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे, दे वेंट बैक टू द वाटर, यानी कि वो अपने आप को उन्होंने पानी के लिए भी अडप्ट कर लिया। उस समय पानी में भी डायनासोर्स थे, लैंड पर भी डायनासोर्स थे, और कुछ इवन जैसा मैंने टेरोडेक्टाइल आपको बताया था, उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे। तो ये जो 200 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम पीरियड है, ये पूरा रेप्टाइल्स का एज माना जाता है इसे बच्चों। और उस समय जो उड़ने वाले डायनासोर्स बने उनको हमने नाम दिया है बच्चों, यू कैन सी हियर इक्तियोसोरस, हमने उसको नाम दिया। इक्तियो क्योंकि फिश वो पानी में तैरने जाते थे, इसलिए हमने उनको इक्तियोसोरस कहा। और उस समय ज़मीन पर जो बड़े बड़े लैंड रेप्टाइल्स थे वो डायनासोर्स थे ही। उनमें से सबसे बड़ा जो माना जाता है, जैसा कि हमारी बुक में लिखा हुआ है, टायरेनोसोरस रेक्स इज़ बिगेस्ट, 20 फीट उसकी हाइट थी। लेकिन बच्चों ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट नहीं है। टायरेनोसोरस ऑफ कोर्स सबसे बड़ा था, लेकिन कार्निवोरस जो डायनासोर्स थे उनमें सबसे बड़ा था। जो हर्बीवोरस थे उनमें सबसे बड़ा ब्रेकियोसोरस था। तो ये भी आपको याद रखना है। बुक में तो लिखा हुआ है टायरेनोसोरस वाज द बिगेस्ट अमोंग देम, लेकिन ये आप याद रखें कि क्योंकि जो फिल्मों में हमारे बताते हैं, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ जो बनती हैं इनके ऊपर, उनमें वो एक बड़ा सा बड़े बड़े दांत वाला जो डायनासोर दिखाते हैं वो टायरेनोसोरस रेक्स ही है, और ये कार्निवोरस था। ओके, देन वी कम टू द, आगे बढ़ते हैं हम। 65 मिलियन ईयर्स एगो समथिंग एक मेजर इवेंट हुआ, और डायनासोर्स जो हैं वो उस समय सारे के सारे डिसअपियर्ड हो गए। अब इनकी क्या थ्योरी रही? कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ऐसा हुआ, और कईयों ने ये भी कहा कि ग्रेजुअली दे ऑल इवॉल्व इनटू द बर्ड्स। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है पॉसिबली, लेकिन हाँ, डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स एगो वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। और उस समय के जो छोटे साइज़ के रेप्टाइल्स थे लाइक स्नेक, लिजर्ड्स, टोर्टोज, टर्टल्स, जो उस समय रहे होंगे वो सब के सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सारे रेप्टाइल्स डिसअपियर नहीं हुए, एक्सटिंक्ट नहीं हुए। लार्ज साइज़ के जो रेप्टाइल्स थे वो उस समय एक्सटिंक्ट हो गए। स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स स्टिल एग्जिस्ट। और उसके बाद धीरे धीरे मेमेलिया का इवोल्यूशन शुरू हुआ, जैसे ही डायनासोर एक्सटिंक्ट होने लगे। और प्रेजेंट सिनेरियो तो आप जानते हैं कि जो है अभी काफ़ी सारे मैमल्स इवॉल्व हो चुके हैं बाद तक, और ह्यूमन जो है वो ऑलमोस्ट अभी इसको हम ब्रेन एज मानकर चल सकते हैं इसे, और पूरी जो अर्थ है हमारी उसके ऊपर ह्यूमन का राज है। तो बच्चों ये एक छोटा सा हमारे पास ब्रीफ टाइम लाइन है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि कब कौन कौन सा इवेंट हुआ। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इन्वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन 500 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। जोलेस फिशेज आई 350 मिलियन ईयर्स अगो, और इसके साथ साथ दूसरी फिशेज भी आने लगी। तो सारी फिशेस का इवोल्यूशन हुआ, और उनमें से एक हमारी मेजर फिश थी सिलोकेंथिया लेटिमेरिया। ये वो लोब फिन्ड फिशेस कहते हैं, याद रखना है हमको, ठीक है। क्रॉसोप्टेरिजाई इनका ग्रुप है, और हम ये मानते हैं कि एम्फीबियंस और टेट्रापोड्स जितने भी हैं उनका इवोल्यूशन इन्हीं सिलोकेंथ मछलियों से हुआ है। और जैसे कि बुक में लिखा हुआ है नो स्पेसिमेंस लेफ्ट विद अस, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास इसके अब स्पेसिमेन प्रेजेंट है। लेकिन आपको क्वेश्चन आया तो आपको यही मानना है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कौन सी फिश है जिसका स्पेसिमेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप तो जवाब यही देंगे सिलोकेंथ और लेटिमेरिया, क्योंकि हमारी बुक में लिखा हुआ है। देन 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स और प्लांट्स का इवोल्यूशन हो चुका था। प्लांट्स जो हैं लैंड को इन्वेड भी करने लगे, और अगले 200 सालों में रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन होने लगा। बड़े बड़े फर्न्स बने, है ना, और उन फर्न से जैसे कि मैंने बताया कि कॉल डिपॉजिट्स भी बने। यू कैन सी हियर वो सारे गिर गए, तो उनसे आज प्रेजेंटली कॉल डिपॉजिट्स बने। और उन्हीं रेप्टाइल्स में से फिर धीरे धीरे डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो। याद हो जाना चाहिए आपको। ओके, कौन सा डायनासोर था जो पानी में रह सकता था, पानी में रहने चला गया, तो वो इक्तियोसोरस था। सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा है, तो आप टायरेनोसोरस रेक्स कहेंगे, लेकिन ये कार्निवोर्स में सबसे बड़ा है। ओके, और कब डायनासोर्स डिसअपियर हुए? 65 मिलियन ईयर्स अगो। क्यों हुए? 2 कारण बताए गए, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज और इवॉल्व, और दूसरा ये हो सकता है कि वो सारे के सारे वर्ड्स में इवॉल्व हो गए। लेकिन जो रीज़न होगा, ट्रू रीज़न, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और इनफैक्ट दोनों ही रीज़न हो सकते हैं कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज के कारण मरे होंगे और कुछ बर्ड्स में इवॉल्व होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड देन मैमल्स इवॉल्व। फाइन बच्चों, 2 डायग्राम है हमारे पास, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे बच्चों। देखिए यहाँ नीचे ही दे रखा है सबसे बड़ा ये
ब्रेकियोसोरस बना रखा है। ये वही है बच्चों ब्रेकियोसोरस जिसके बारे में मैंने बताया कि सबसे बड़ा रेप्टाइल तो यही था, लेकिन हाँ इन्हीं से आगे जाकर ये टायरेनोसोरस बने। तो फोटोग्राफ भले ही कैसा भी हो, अगर हम दोनों की साइज़ कंपेयर करें तो टायरेनोसोरस की साइज़ ज़्यादा नहीं है ब्रेकियोसोरस से। फाइन। एक हमारे पास इधर स्टीगोसोरस है, इसी स्टीगोसोरस से आगे जाके ये ट्राइसेरोटॉप्स बने, क्योंकि इनके ये आगे यहाँ 3 ऐसे सींग जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, तो इनको ट्राइसेरोटॉप्स कहते हैं। और बाकी जो रेप्टाइल्स हैं उनसे देखिए एक उसी समय आर्कियोप्टेरिक्स भी था, इन्हीं आर्कियोप्टेरिक्स से आगे जाके बर्ड्स बने, क्रोकोडाइल्स बने, टेरिनोडोन बने। तो ये जस्ट एक आपको फोटोग्राफ बता रखा है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि ब्रेकियोसोरस से आगे कौन बना, तो टायरेनोसोरस का इवोल्यूशन बता सकते हैं हम। और इधर स्टीगोसोरस से आगे जाकर किसका इवोल्यूशन हुआ, तो ट्राइसेरोटॉप्स का इवोल्यूशन हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको ही याद करना है बच्चों। और एक हमारे पास ये डायग्राम और है, ये आपको भी ये भी याद करना पड़ेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें कि सबसे पहले हम समथिंग बात कर रहे हैं कार्बोनी 350 मिलियन ईयर्स अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो उस समय अर्ली रेप्टाइल्स थे जो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। इन अर्ली रेप्टाइल से आगे जाके 2 ग्रुप बने, एक सिनेप्सिडा और दूसरा सोरोप्सिडा। पहले सोरोप्सिडा की बात कर लेते हैं हम। इन सोरोप्सिडा से आगे जाके देखिए, यहाँ से सोरोप्सिडा से हम यहाँ से आप स्टार्ट करें। सोरोप्सिडा से आगे जाके ये कुछ थीकोडोंट्स बने, यानी कि इनके जो दांत थे वो कैविटी के अंदर लोकेटेड थे। इन्हीं थीकोडोंट से आगे जाके एक तरफ तो डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ, इन्हीं थीकोडोंट से आगे जाके बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ, यू कैन सी, और इन्हीं थीकोडोंट से क्रोकोडाइल्स का भी इवोल्यूशन हुआ। बस याद रखना है कि इन थीकोडोंट से मैमल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ, यानी इन थीकोडोंट से बर्ड्स और जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल और बर्ड्स और ये जो डायनासोर्स है, इनका इवोल्यूशन हुआ। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि थीकोडोंट से किन किन का इवोल्यूशन हुआ, तो आप 3 ग्रुप याद रखेंगे, क्रोकोडाइल का हुआ, डायनासोर्स का हुआ और बर्ड्स का हुआ। फाइन बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, ये बाकी जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, लाइक टुआटारा जो है रेप्टिलिया में आ रहा है, आप देख सकते हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, इन सब का एवोल्यूशन ये सोरोप्सिडा का जो ग्रुप है इसी से हुआ है। ऑफ कोर्स थीकोडोंट का भी सोरोप्सिडा से हुआ है, पर ये क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरफ से बन सकता है, थीकोडोंट से किन किन का एवोल्यूशन हुआ। ओके, ये सारे जो एनिमल्स है। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सोरोप्सिडा से किन किन का एवोल्यूशन हुआ, तो सोरोप्सिडा में आप जवाब दे देंगे कि सारे के सारे जो रेप्टाइल्स हैं, प्रेजेंट रेप्टाइल्स हैं, है ना। अब क्योंकि सोरोप्सिडा यह है, और इनसे किसका इवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ से लेके बर्ड से लेकर रेप्टाइल तक ये जितने भी हैं ये सब सोरोप्सिडा से इवोल्व हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रेजेंट डे जितने भी मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं, टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टुआटाराज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और इवन बर्ड्स, और जो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स थे यानी कि जो डायनासोर्स थे, हाँ, इन सब का एवोल्यूशन सोरोप्सिडा से हुआ है। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा आपको याद रखना, ग्रुप जो बना हमारा उन अर्ली रेप्टाइल से, सिनेप्सिडा। इन सिनेप्सिडा से आगे जाके पेलिकोसोर्स बने, और इन पेलिकोसोर से थीरेप्सिडा बने, और इन थीरेप्सिडा से मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो बर्ड्स और कई सारे डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स का थीकोडोंट से हुआ है, और अर्ली जो मैमल्स हैं, स्टेम मैमल जिनको कहा जाता है, वो आपके थीरेप्सिडा हैं, इनसे प्रेजेंट डे मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बन सकता है बच्चों। ये टाइमलाइन तो अब आपके लिए अगर याद रख सकें इधर की कब कौन सा इवेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकें तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना याद रखें कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है हमारा 350 मिलियन ईयर्स के आसपास। तो एक ये डायग्राम आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके, देन एक और डायग्राम जो आपके प्लांट्स के इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि जो सबसे हमारे पास अर्लीस्ट ग्रीन प्लांट्स थे, क्लोरोफाइट एंसेस्टर हैं। यहाँ से हम शुरुआत करें बच्चों, वेट, तो यहाँ से हम शुरुआत करें, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं, उन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से बाद में यहाँ से देखिए, क्योंकि ये एक लाइन यहाँ जा रही है इस तरफ, तो ये हमारे ब्रायोफाइट्स बन गए। इधर ऊपर की ओर आगे देखो, ये ब्रायोफाइट्स का, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन पहले ही अलग हो चुका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बच्चों, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये देखो, एक पतली सी लाइन जा रही है और फिर ये लाइन आगे जाकर थिक हो गई, और थ्रू आउट द आगे तक इसका जो थिकनेस है बच्चों वो ऑलमोस्ट सेम है। ये थिकनेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये थिकनेस रिप्रेजेंट कर रही है उन एनिमल्स की एबंडेंस को, यानी कि इनिशियली जब हमारे ये ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हो रहे थे तो इनका काउंट, इनकी डाइवर्सिटी, इनके नंबर कम थे, बाद में जाकर इनके नंबर बढ़ गए। तो ये थिकनेस जो है वो ये बता रही है कि ये कितने ज़्यादा रहे होंगे। लेकिन थ्रू आउट
अभी तक प्रेजेंटली ब्रायोफाइट्स का काउंट कांस्टेंट, जब से ब्रायोफाइट इवॉल्व हुए हैं प्रॉपरली उसके बाद से लेकर आज तक इनमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, जो डाइवर्सिटी है, वो ऑलमोस्ट सेम है। फाइन बच्चों, फिर चलें तो क्लोरोफाइटा से ब्रायोफाइटा का इवोल्यूशन हो गया, और इन्हीं क्लोरोफाइट से आगे जाके ट्रेकियोफाइट्स, क्योंकि इनमें ट्रेकिड्स थे तो ये वस्कुलर प्लांट्स बन गए बच्चों। याद रखें कि वस्कुलर प्लांट्स के बनने से पहले ब्रायोफाइट वहाँ से सेपरेट हो चुके हैं। फाइन, इन ट्रेकियोफाइटा से हमारा एक और ग्रुप इवॉल्व हुआ जिन्हें हम ज़ोस्टेरोफिलम कहते हैं। ये बेसिकली हमारे टेरिडोफाइट्स थे, और इनसे जो प्रेजेंट टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें एक तो ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स है जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सारे एक्सटिंक्ट हो गए ये इस समय। आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स है ना, ट्री जैसे थे ये। फिर उनसे आगे जाकर छोटे छोटी साइज़ के लाइकोपोड्स बनने लगे, हर्बेशियस लाइकोपोड्स, और प्रेजेंटली अभी जो लाइकोपोड्स हैं वो सब स्मॉल साइज़ के ही हैं। फाइन बच्चों, तो इनका इवोल्यूशन इन ट्रेकियोफाइटा से पहले हो गया। फिर राइनिया टाइप प्लांट, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, राइनिया टाइप प्लांट्स बने, और इन राइनिया टाइप प्लांट से सिलोफाइटोन का इवोल्यूशन हुआ, और इन्हीं सिलोफाइटोन से आज के प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इवोल्व हुए। एक तो बचे हुए जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जिसमें से आपके देखो याद रखें बचे हुए टेरिडोफाइट कह रहा हूँ क्योंकि टेरिडोफाइटा का एक ग्रुप जिनको हम लाइकोपोडा कहते हैं वो हमारे पहले ही निकल चुके हैं। ओके, वो यहाँ से राइनिया टाइप प्लांट से पहले इवोल्व हो चुके हैं। तो ये एक ध्यान रखना है कि प्रेजेंट डे जो टेरिडोफाइट्स हैं इनका इवोल्यूशन दो पार्ट में हुआ है। एक ट्रेकियोफाइटा से पहले ये लाइकोपोड्स अलग इवोल्व हो गए, और बाद में बचे हुए जो सिलोफाइटोन थे उनसे हमारे कौन कौन से टेरिडोफाइट बने। एक तो हमारे स्फिनोप्सिड जिनको हॉर्सटेल्स कहते हैं, दूसरा ये जो फर्न्स हैं, ये दोनों जो ग्रुप बचे हुए हैं हमारे बच्चों, ये भी तो टेरिडोफाइटा के ही ग्रुप है। आप तो बॉटनी पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तो टेरिडोफाइटा के ये जो दो ग्रुप हैं, एक तो फर्न्स वाला और दूसरा ये हमारा स्फिनोप्सिड्स हैं, इनका इवोल्यूशन बाद में सिलोफाइटोन से हुआ है जो कि राइनिया टाइप प्लांट से बने, और जो लाइकोपोड्स हैं उनका इवोल्यूशन पहले ही ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से हो चुका था, और इन ट्रेकियोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा का सेपरेशन हो चुका था, वो अलग से इवोल्व हुए। एनीवे, साइलोफाइटोन से न सिर्फ बचे हुए टेरिडोफाइट्स बने, जो कि हमारे ये जो गिंको प्लांट है जिम्नोस्पर्म में आता है, इसका भी इवोल्यूशन इसी साइलोफाइटोन से हुआ है। फिर बाद में कॉनिफर्स जो हमारे अगेन जिम्नोस्पर्म में, इनका निटेलीज का इवोल्यूशन भी इन्हीं से हुआ, और एक हमारे प्रो जिम्नोस्पर्म्स थे उनसे सीड फर्न्स प्लांट बने। इनसे एक तरफ साइकस वाला जो ग्रुप है हमारा साइगेट्स वो इवोल्व हुए, और दूसरी तरफ हमारे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। तो एंजियोस्पर्म में याद रखें पहले डाइकोटिलोडोन का इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद में मोनोकॉट्स का इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ हमारे पास दोनों तरफ दिखा हुआ है, एक डाइकोटिलोन भी है और मोनोकॉट भी। डाइकोट को नीचे लिखा है, मोनोकॉट को ऊपर लिखा है, इसका मतलब मोनोकॉट का इवोल्यूशन बाद में हुआ है, डाइकोट का इवोल्यूशन पहले हो गया है। ओके, आपको ये भी याद रखना है कि मोनोकॉट के अंदर जो पोएसी फैमिली है वो सबसे एडवांस फैमिली है, मतलब सबसे बाद में जाकर इवोल्यूशन उसका हुआ है, और डाइकोटिलोडोन में जो एस्टेरेसी फैमिली है हमारी सनफ्लावर वाली जो फैमिली होती है उसका सबसे लास्ट में जाके इवोल्यूशन हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास एक अगेन फोटोग्राफ है, एक बुक से लिया हुआ डायग्राम है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका एक फ्लो चार्ट बना लें और आप जैसे भी इसको याद करना चाहें कर लें। हाँ, इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये सारे चेंजेस जो हैं ये कब आए। सबसे पहले ये हमारा जो अर्ली प्लांट हैं ये सारे पेलियोजोइक में हुआ है, फिर ये मीजोजोइक में हुआ है, ये जितने भी प्लांट्स बने ये मीजोजोइक में बन चुके हैं, और ये हमारे सीनोजोइक में बने हैं। तो प्लीज़ लर्न दीज डायग्राम्स। नाउ कम टू द इवोल्यूशन ऑफ मैन, क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, हम रेप्टाइल तक इवोल्यूशन तो पहले बात कर चुके हैं, मैमल्स तक का पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। शुरुआत होती है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ मैन की, अगर हम जहाँ से बात हम पढ़ना शुरू करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम 15 मिलियन ईयर्स एगो। 15 मिलियन ईयर्स एगो हमें दो फॉसिल मिले, एक का नाम दिया गया था ड्रायोपिथेकस और दूसरा जो था वो रामापिथेकस। ये श्री राम के नाम पर दिया गया है। इंडिया में जो शिवालिक हिल्स हैं वहाँ पर इसका फॉसिल मिला था, रामापिथेकस का और ड्रायोपिथेकस। तो दो हमें फॉसिल मिले हैं, और जो ड्रायोपिथेकस था इसकी अपीयरेंस एप जैसी थी। आप जानते हैं ना हमारे गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सारे एप्स होते हैं, ओरेंगुटान और ये सारे। रामापिथेकस का जो अपीयरेंस था वो कुछ मैन लाइक था। ये जो दोनों फॉसिल मिले ये 15 मिलियन 15 मिलियन ईयर्स अगो मिले। ओके,
और इनमें इनके क्या कैरेक्टर्स थे, बॉडी पर खूब सारे हेयर्स थे, एंटायर बॉडी वॉज कवर्ड बाई हेयर्स, तो हेयरी थे। वॉक्ड लाइक गोरिल्ला इन चिंपैंजी, मतलब थोड़े पूरे सीधे भी नहीं थे और लेकिन 4 टांगों पर भी नहीं चलते, तो सेमी इरेक्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं बच्चों, उस तरह से ये वॉकिंग करते थे। तो ये एक पार्ट हमको कंप्लीट हुआ। ये इनके फॉसिल्स जो मिले वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स थे। देन वी आर कमिंग डायरेक्टली, जंप लगाते हैं सीधा और 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो पहुँचते हैं। तो 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो के भी हमें कुछ फॉसिल मिले। ये फॉसिल अगेन हमें ईस्ट अफ्रीका, इथियोपिया और तंजानिया में मिले, और वो जो है बच्चों छोटे छोटे थे, मंकी से बड़े थे, मतलब हाइट इनकी 4 फीट जैसी ऑलमोस्ट हाइट थी, और ये सीधे चलते थे। मैन लाइक होमिनिड फॉसिल्स वर फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये होमिनिड, क्योंकि होमो सेपियंस स्पीच, तो इनलिए हम इनको होमिनिड कहते हैं ना, हमारी जो जीनस है वो होमो है ना, इसलिए हम इन्हें होमिनिड कहते हैं। तो मैन लाइक थे, इनके अपीयरेंस थी, और 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो हमको इनके कुछ फॉसिल्स मिले ईस्ट अफ्रीका में, इथियोपिया और तंजानिया में। क्या कैरेक्टर था इनके, 4 फीट इनकी हाइट थी और ये सीधे चलते थे। फिर हमें और फॉसिल मिले जो नए फॉसिल्स थे 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब यहाँ से हमारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो 2 मिलियन ईयर्स एगो हमें फॉसिल मिले उसको हमने नाम दिया बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इसका जो हेड था उसमें जो क्रेनियम होता है ना, उस क्रेनियम की कैपेसिटी थी 600 सीसी। तो ये क्रेनियम कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से जब भी क्वेश्चन आता है तो क्रेनियम कैपेसिटी पर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको 3 क्रेनियम कैपेसिटीज़ आपको बताऊंगा, वो आपको यूं की यूं याद करनी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने उसको नाम दिया उस फॉसिल को। ईस्ट अफ्रीका में हमें उसका फॉसिल मिला और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 600 सीसी थी। इसकी अपीयरेंस काफ़ी कुछ एप्स जैसी थी, इसलिए हमने इसको एप मैन भी कहा, और ये माना जाता है कि इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। फाइन। इसके क्या खास बात थी, इट वॉज हंटेड यूजिंग स्टोन वेपन्स, तीखे तीखे पत्थर या ऐसा कुछ, उन पत्थरों से वेपन्स बनाता था और उनसे ये हंटिंग करता था। लेकिन ये जिनकी भी हंटिंग करता था उनको खाता नहीं था, मार देता था, प्रोटेक्शन के लिए मारता रहा होगा प्रोबेबली अपने खुद के, बट कभी भी, या हो सकता है उनकी हड्डियों को काम में लेगा ये, लेकिन ये कभी भी उनको खाता नहीं था। इट वाज स्ट्रिक्टली फ्रूट ईटर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के याद रखने बच्चों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल कब मिला, मतलब कब ये एग्जिस्ट करते थे, तो 2 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 600 सीसी। कहाँ मिला इसका फॉसिल, अगेन ईस्ट अफ्रीका। मोस्ट ऑफ द फॉसिल हमें अफ्रीका में ही मिले बच्चों, ईस्ट अफ्रीका में इसका फॉसिल मिला, और इसको हम एप मैन कहते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो थे वो एप्स जैसे थे। फाइन बच्चों। देन उसी ड्यूरेशन में जिस समय हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल मिले, उन्हीं फॉसिल्स के बीच बीच में कुछ फॉसिल्स हमें डिफरेंट टाइप के भी मिले, और वो जो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स मिले वो थोड़े एडवांस्ड ह्यूमंस जैसे थे, तो उन्हें नाम दिया गया बच्चों होमो हैबिलिस। कब मिले, देखो 2 मिलियन ईयर्स एगो ही बताया, इसका मतलब, और कहाँ मिले, अगेन इनके जो फॉसिल्स मिले वो भी अफ्रीका में ही मिले। तो जहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल हमें मिल रहे हैं, आप यूँ एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय अलग अलग एरिया में अफ्रीका में कुछ अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बने हुए होंगे। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलोपिथेकस की रही होगी, लेकिन कुछ पॉपुलेशन वहाँ पर होमो हैबिलिस की भी थी। होमो हैबिलिस के कैरेक्टर देखिए आप, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी उनसे ज़्यादा थी, 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है होमो हैबिलिस की ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, और इसको हम फर्स्ट होमिनिड कंसीडर करते हैं। होमो जो जीनस है हमारा वो यहाँ से शुरुआत होता है, होमो हैबिलिस। इससे पहले को हमने होमिनिड कह दिया, लेकिन जो एग्जैक्ट होमो जीनस जो नाम देते हैं ना बच्चों, वो इस होमो हैबिलिस से हमने इसकी शुरुआत करी। देखो जैसा कि मैंने लिखा, फाउंड अलोंग विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस ड्यूरिंग सेम टाइम, 2 मिलियन ईयर्स एगो जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जहाँ फॉसिल मिले वहीं पर हमें होमो हैबिलिस के फॉसिल्स भी मिले। फाइन बच्चों। इसकी क्या खास बात थी, ये भी हैंडीमैन था, टूल मैन था, टूल्स बनाता था, और ये भी मीट नहीं खाता था। तो इसमें और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या फ़र्क रहा, ऑफकोर्स ये ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा, क्योंकि इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ी ज़्यादा थी। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 600 सीसी ही थी, और होमो हैबिलिस की 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। फाइन बच्चों। तो इस तरह से ये होमो हैबिलिस इवॉल्व हुआ, और बाद में जाके हमें कुछ और फॉसिल्स मिले जो लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो के फॉसिल्स है, यानी ये उससे ऑब्वियसली जो हमारा होमो हैबिलिस है उससे एडवांस एनिमल है। इसको हमने नाम दिया होमो इरेक्टस।
होमोजीनस की तो शुरुआत हो चुकी है, इरेक्टस इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता था। और 1891 में हमें इसका फॉसिल मिला जावा में। और होमो इरेक्टस के बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि होमो इरेक्टस के बेसिकली 3 अलग अलग एरिया में फॉसिल मिले थे। तो जो जावा में मिला था उसे तो हमने जावा मैन नाम दिया। होमो इरेक्टस जो आज जो प्रेजेंट डे चाइना है वहाँ पर भी इनके फॉसिल मिले थे, तो जो चाइना में जो होमो इरेक्टस था उसको नाम दिया गया पैकिंग मैन। और जर्मनी में भी हमें होमो इरेक्टस के फॉसिल मिले, तो जर्मनी में जो था उसको नाम दिया गया हेडलबर्ग मैन। और इट इज़ बिलीव्ड, यहाँ मैंने लिखा है ऑफ शूट, तो मैं ये इट इज़ बिलीव्ड कि जो हेडलबर्ग जो हमें मिला है, इसका जो फॉसिल मिला, इससे आगे जाके किसी का इवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेजेंट डे ह्यूमन्स हैं दे आर बिलीव टू बी इवॉल्व फ्रॉम जावा मैन और पैकिंग मैन। इनसे आगे जाकर जो प्रेजेंट डे ह्यूमन्स है इनका इवोल्यूशन हुआ, हेडलबर्ग से आगे किसी का इवोल्यूशन नहीं हुआ। ओके, ये जो हमारा होमो इरेक्टस था इसकी क्रेनियल कैपेसिटी और ज़्यादा थी 900 सीसी, और ये मीट ईटिंग था। अब ऊपर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस दोनों मीट नहीं खाते थे, वो फ्रूट ईटर थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये कब एग्जिस्ट कर रहे हैं, याद रखें ये 1.5 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें जो नए फॉसिल मिले फिर वो लगभग मिले 1 to 0.4 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 लाख से 40,000 साल पुराने फॉसिल्स हमें मिले, जिस एनिमल को हमने, उस ह्यूमन को हमने नाम दिया निएंडरथल मैन। ओके, इसका क्रेनियल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा था 1400 सीसी। तो ये आपको याद रखने हैं बच्चों, 3-4 जो मैंने आपको क्रेनियल कैपेसिटी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 600 सीसी है, होमो हेबिलिस की 650 to 800 सीसी है, उसके बाद हमारे पास जो होमो इरेक्टस आया उसकी 900 सीसी है, और जो हमारा इमीडिएट एंसिस्टर है निएंडरथल मैन उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी था। इसको होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस भी नाम दिया गया है बच्चों। ओके, तो आप समझ गए कि ये इवन हमसे कितना क्लोज है, इसकी तो स्पीशीज ही सेपियंस है। प्रेजेंट डे ह्यूमन क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस है, सब स्पीशीज हमारी सेपियंस है, और ये जो निएंडरथल मैन था इसकी सब स्पीशीज होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस थी। ओके, इसके भी फॉसिल हमें ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में मिले। ये इवन हाइड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था इसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो इनमें जो मेंबर्स मर जाते थे उनको ये बरी करते थे, डेड बॉडी को सेरेमनियल जो बरी करते हैं वो सारा प्रोसेस दे स्टार्टेड, निएंडरथल मैन ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। फाइन बच्चों, बहुत रिसेंट है, 1 लाख साल से 40,000 साल पुराने इसके फॉसिल्स हैं हमारे पास। निएंडरथल मैन के मोस्ट एडवांस है ना, हमारा इमीडिएट एंसेस्टर माना जाएगा ये। 1400 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है, और इट इज़ बिलीव्ड कि समथिंग 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो हमारा जो मॉडर्न होमोसेपियंस है उसका इवोल्यूशन हो चुका था। और जब मॉडर्न ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था उस समय जो एनवायरनमेंट थी काफ़ी ठंडा था, और उसे हम आइस एज मानते हैं। कहाँ हुआ हमारा इवोल्यूशन, तो हमारा जो प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन अगेन अफ्रीका में ही हुआ, और इट इज़ बिलीव्ड कि वहाँ से फिर वो माइग्रेट करते हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए और अलग अलग रेसेस में वो डेवलप हुए। एंड देन 18,000 ईयर्स एगो जो प्री हिस्टोरिक केव इन्होंने मतलब ब्रेन का इंटेलिजेंसी का इतना इवोल्यूशन हो चुका था कि आर्ट डेवलप करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड 18,000 ईयर्स एगो। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप हुआ, 18,000 ईयर्स एगो। मॉडर्न होमोसेपियंस कब इवॉल्व हुआ, 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, तो आप 1400 to ऐसी ही ऑलमोस्ट 1400 सीसी के आसपास मानकर चलोगे मॉडर्न होमोसेपियंस की भी। तो इस तरह से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। इंडिया में इस तरह के केव आर्ट हमको कहाँ मिला है, तो वन सच केव पेंटिंग बाई प्री हिस्टोरिक मैन कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर। ये हमारे एमपी में एक रायसेन जिला है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसको नाम दिया गया है भीमबेटका। वहाँ पर ये इस तरह के प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग हमें मिली है। और बच्चों जो 10,000 ईयर्स एगो समथिंग जो एग्रीकल्चर है उसको भी डेवलप कर दिया गया था हमारे प्री हिस्टोरिक मैन द्वारा। और फिर बाद में सिविलाइजेशन और सारा द राइज एंड डाउन ऑफ द ह्यूमन सारा स्टार्ट हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बच्चों। ये दो मैंने आपको टाइमलाइंस बनाई हैं, एक तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बना के बताई है, और दूसरी मैंने आपको ये ओवरऑल इवोल्यूशनरी जो इवेंट्स हैं उसकी बना के बताई है। बच्चों आपको ये सारा याद करना है, और इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।